बात कर रहे थे लीगल सर्विस एक्ट, नाम नहीं ध्यान आ रहा था, नीचे देखा तो ध्यान में आ गया कि लीगल सर्विस एक्ट, निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने की बात की गई। हालांकि लीगल असिस्टेंस, इसका नाम भी सहायता, यही डिक्शनरी बताएगी, लेकिन आपसे चर्चा हुई थी कि असिस्टेंस और एड अलग अलग बातें हैं। एड के अंतर्गत असिस्टेंस आती है, लेकिन असिस्टेंस के अंतर्गत एड आए जरूरी नहीं है। ठीक है, असिस्टेंस एड का ही प्रकार है। तो लीगल सर्विस एक्ट अनुच्छेद 39A, इसकी लाइट में लेजिस्लेचर के द्वारा इनेक्ट किया गया है, क्योंकि 39A ये कह रहा है कि ऐसी व्यवस्था आप करेंगे। कल उसने कहा था राज्य सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे। ठीक है, और विधिक तंत्र ये बात बड़ी हो गई है। जैसे कहते हैं ना कि चुनावों के संबंध में चुनाव आयोग को अधिकार है, तो चूंकि चुनावों के संबंध में चुनाव आयोग का अधिकार है, तो चुनाव सिर्फ उस दिन नहीं होता जिस दिन आप जाकर मतदान केंद्र पर अपना वोट कास्ट करते हैं। केवल उस दिन चुनाव नहीं होता, चुनाव उस दिन शुरू होता है जिस दिन नोटिफिकेशन जारी होता है। हमने आपसे कई बार चर्चा की है कि विभिन्न जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, स्टैट्यूट में देखना पड़ेगा कि वहां पर जहां पर उस शब्द का प्रयोग हुआ है, वहां पर उस शब्द का क्या अर्थ यह हो सकता है। जब यह कहा चुनावों के संबंध में अधिकारिता होगी, तो चुनावों के संबंध में मीनिंग दे पाएंगे। यहां पर जो चुनाव की बात की जा रही है, वो केवल उतने भर की बात नहीं की जा रही जो चुनाव वाले दिन मतदान केंद्र पर जो आप जाकर वोट कास्ट करेंगे उसकी बात हो रही हो, सिर्फ इतना नहीं है, बल्कि चुनावों के संबंध में अधिकारिता कि पूरा इलेक्ट्रॉल जो प्रोसेस चलेगा उसके संबंध में अधिकारिता है उन्हें, जो कि नोटिफिकेशन जारी होने के दिनांक से लेकर परिणाम तक जो कुछ किया जाएगा उस सबके संबंध में चुनाव आयोग को अधिकारिता है। तो जहां पर भी शब्द का प्रयोग हुआ है, वहां यह देखना पड़ेगा कि वहां उसका अर्थ ये क्या हो सकता है। यहां कहता कि राज्य सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो। तो विधिक तंत्र की बात की है, तो विधिक तंत्र सिर्फ न्यायालय नहीं है, उसके अतिरिक्त सारे जो ऐसे संगठन हो सकते हैं जो न्याय को चलाने में सहयोग करते हैं, ठीक है, उन सब की बात कर रहा है कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय उपलब्ध हो। ठीक है, न्याय सुलभ हो, और अगर न्यायालय की प्रक्रिया से अलग हटकर न्याय सुलभ यह हो सकता है तो वो हो। राज्य सुनिश्चित करेगा कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो, और समान अवसर के आधार पर, वो दो ही बातें राज्य की नीति के लिए जो निर्देशक तत्व के रूप में स्वीकार किया, वो केवल दो बातें हैं कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि न्याय सुलभ हो और समान अवसर के आधार पर हो। जरूरी नहीं है कि न्यायालय के माध्यम से हो, न्याय सुलभ हो। तो इसके लिए लोक अदालत ये हो सकती है, न्याय सुलभ हो, समझौते से न्याय ये हो सकता है, क्योंकि न्याय इसका अर्थ तो यही है जो होना चाहिए वो हो। तो अगर दोनों पक्ष सहमत हो गए एक किसी डिस्प्यूटेड इशू पर, तो वही होना चाहिए, क्या दिक्कत है। ठीक है, मीडिएशन, मध्यस्थों की नियुक्ति, सुलह, ये सारे काम किए जाए, क्योंकि क्या करना है, न्याय सुलभ हो। हमेशा ऑब्जेक्टिव देखना चाहिए, ये गतिविधि किस उद्देश्य के लिए चलाई जाएगी। न्याय सुलभ हो, न्यायालय के माध्यम से हो, ये नहीं है, न्याय सुलभ हो। आप चीजों को गतिविधि के माध्यम के हिसाब से देखना चाहते हैं, तब गड़बड़ होती है। ठीक है, न्याय सुलभ हो और समान अवसर के आधार पर, बस इतनी सी बात है। ये कैसे होगा आप सोचें।
ये एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोर्ट, ये भी जरूरी है, क्योंकि कई ऐसे डिस्प्यूट हैं जिनमें पक्षकार सहमति पर नहीं पहुंच पाएंगे, उनमें विधि अनुसार न्याय ये करना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे मामले हैं जो आउट ऑफ द कोर्ट सेटल हो सकते हैं, तो लोक अदालत ये भी हो सकती है। फैमिली डिस्प्यूट के लिए परिवार परामर्श केंद्र ये भी खोले जा सकते हैं। ठीक है, न्याय सुलभ हो, समान अवसर के आधार पर हो, बस इतनी सी बात। इसका एक तरीका यह है कि जब आदमी की स्वतंत्रता ये खतरे में पड़ गई तो लीगल असिस्टेंस उसे मिले, और जब लीगल असिस्टेंस दी जाएगी तो ड्राइविंग सीट पर वो नहीं होगा जो असिस्टेंस मांग रहा है, क्योंकि उसे कानून के बारे में जानकारी नहीं है। ठीक है, और जब लीगल एड की जाएगी तो उसकी सहायता देखी जाएगी, वो जो चाहेगा वो सहायता हम देंगे। ठीक है, लीगल लिटरेसी बढ़ाएंगे, विधिक साक्षरता शिविर, ये सारा कुछ करने के लिए क्या लीगल सर्विस एक्ट ये बनाया, कब 1987 या 1985 ऐसे बनाया, 1987 है संभवतः। उसे अमेंड भी किया है 2002 या 2000 में अमेंड किया है, और उसमें परमानेंट लोक अदालत की व्यवस्था की है, ताकि समझौते के आधार पर कुछ सेवाएं जो उस एक्ट में घोषित की गई हैं, जैसे पोस्टल सर्विसेज, ठीक है, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, टेलीफोन से संबंधित मामले, ठीक है, ऐसे करके कुछ सेवाएं वहां घोषित की हैं, उनके संबंध में लोक अदालत को क्षेत्राधिकार रहेगा। परमानेंट लोक अदालत, स्थायी लोक अदालत ये लग हर जिले में खोली है। ठीक है, वो अगर आपको कोई परेशानी है वहां एप्लीकेशन दीजिए, वो संबंधित व्यक्ति को बुलाकर समझौते के माध्यम से समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। नहीं होगा तो रेगुलर कोर्ट सिस्टम है ही है। ठीक है, तो विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय उपलब्ध हो, और कोई भी व्यक्ति आर्थिक या अन्य प्रकार की निर्योग्यता के कारण न्याय से वंचित न हो। पॉजिटिव निगेटिव दोनों प्रकार के ऑब्लिगेशन यहां रखे 39A में, इस पर कल बात की थी। अब सेक्शन 40 कहता है, आर्टिकल 40, ग्राम पंचायतों का संगठन कहता है राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के योग्य बनाने के लिए आवश्यक है। उसने कुछ नहीं बताया कि ग्राम पंचायतों का संगठन किस तरह होगा, ये नहीं कहा, तो आप पर छोड़ा कि आप तय करो कि ग्राम पंचायतों का संगठन किस प्रकार से होगा। इसके लिए अनुच्छेद 243 से लेकर 243O आप देखेंगे तो वहां व्यवस्था दी गई है कि ग्राम पंचायतों का संगठन ये कैसे हो। कहता है, बस उसने सिर्फ इतना कहा कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा। ठीक है, यू मस्ट टेक द स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज द विलेज पंचायत। कैसे आप करेंगे इस संबंध में उसने कुछ नहीं कहा, और कौन सी शक्तियां आप देंगे ये भी यहां नहीं लिखा। उसने कहा ऐसी शक्तियां और प्राधिकार इन्हें प्रदान करेगा कि वे क्या करें, स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। लोअर लेवल पर वो अपने हिसाब से काम कर सकें, उन्हें दूसरों की जरूरत ना पड़े, इस प्रकार से काम करने के योग्य बनाने के लिए जो भी शक्तियां उन्हें दिया जाना आवश्यक है वो सारी की सारी आप उन्हें दें। उसने कुछ भी नहीं बताया कि आप ग्राम पंचायतों का संगठन कैसे करेंगे, क्या करेंगे। ठीक है, बस इतना ही कहा कि आप ये ध्यान में रखें कि वो स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में काम कर सकें, ऑटोनोमस बॉडीज के रूप में काम कर सकें। ऑटोनोमस बॉडी उसे कहते हैं जो ये तय कर सकती है कि हम क्या करेंगे, और जो ये भी तय कर सकती है कि हम कैसे करेंगे, और जो ये भी तय कर सकती है कि इसके लिए जो संसाधन जरूरत है वो हम व्यवस्था कहां से करेंगे। ठीक है, जो अपने काम के संबंध में निर्णय ले सकती है, काम करने के तरीके के संबंध में निर्णय ले सकती है, और अपने लिए संसाधन
इन्हें जुटाने के संबंध में निर्णय ले सकती है। उसे हम स्वायत्त शासी संगठन कहते हैं, यानी वो स्वयं से शासित हो रहा है, उसे किसी की जरूरत नहीं है। और चूंकि डेमोक्रेटिक सेटअप ये स्थापित किया गया देश में, तो डेमोक्रेटिक सेटअप लोअर लेवल, सबसे नीचे वहां भी रहे। उसका फायदा ये माना गया है कि राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, वो बहुत दूर बैठे हैं। जितने नीचे के स्तर पर नीचे की समस्याओं से निपटने लायक प्राधिकारियों की स्थापना की जा सके, उतनी की जानी चाहिए। क्योंकि ऊपर बैठे लोग नीचे की समस्याओं को या तो बहुत देर में जानेंगे, ये जान ही नहीं पाएंगे, और बहुत देर में भी जाना तो पूर्ण रूपेण प्रभावी तौर पर वे उन समस्याओं को जान लें, ये संभव नहीं है। ठीक है, तो इसलिए लोअर लेवल पर व्यवस्थाएं की जाती हैं। लोअर जुडिशरी की स्थापना इसीलिए कि लोअर लेवल पर न्याय घटित हो सके। सब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट नहीं पहुंच पाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को नीचे की स्थितियां ये जानकारी में भी नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे कि आपराधिक न्याय प्रशासन, चूंकि हम उससे जुड़े हुए, तो वो बहुत प्रभावी नहीं हो पा रहा है। कारण ये कि आप वहां बैठकर अनुच्छेद 21 की बहुत व्याख्या कर करके अभियुक्त का ये अधिकार, अभियुक्त का वो अधिकार, अभियुक्त का ये, पीड़ित का कोई अधिकार नहीं है। आप कहते हैं कि बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन। आदमी कत्ल करता है, साल 2 साल में बेल पा जाता है। अब तो गवाही नहीं होगी, गवाही नहीं होगी, मीनिंग देयर बाय समाज के लोग गवाही देना ही नहीं चाहते हैं। वो तो ये चाहते हैं कि जज साहब ज्योतिषी हो जाएं, उनके आंखें निकल आए, वो देख लें दिव्य दृष्टि से कि वहां क्या हुआ था। कह रहे भाई तुम बताओगे ना कि क्या हुआ था वहां, क्योंकि तभी तो अदालत जानेगी। और अखबारों में 70% झूठ छुपा होता है, वो तो उतना ही छुपा होता है जितना पत्रकार उसे समझ में आई होती है बात। और पत्रकार भी कोई देवदूत तो है नहीं, वो भी पैसे लेकर और पैसे न मिलने के कारण बहुत चीजें छाप देता है, तो उसके आधार पर तो न्याय नहीं होगा। ठीक है, तो आप हमें बताएंगे ना तभी तो कुछ होगा। तो अव्वल तो गवाही नहीं होगी, और जैसे तैसे हो गई तो होस्टाइल हो जाएंगे, पैसे ले लेंगे दूसरे पक्ष से। वो भी नहीं हुआ, चलो इंटेक्ट हो गई, यहां से सजा हो गई, तो आपने अपील में उठाई, बेल दे दी। ठीक है, फिर वही जेल इज एक्सेप्शन, बेल इज रूल, और अपील आप सुनेंगे नहीं 20 साल। ठीक है, इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो अपीलें सुनी जा रही वो इस समय 87 और 88 की, आप सोचें 12 साल वो, और 25 25 2 27 10 37 साल। ठीक है, जब तक अपील आप सुनेंगे तब तक वो मर जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर कत्ल में उसे आजीवन कारावास भी हो गया। तो जेल में कितने दिन रहा? प्रैक्टिकली 2 या 3 साल। ठीक है, इससे ज्यादा रहा ही नहीं। और आपने वहां बैठकर बड़े उपदेश झाड़ दिए जो कानून की किताबों में लिख गए कि अनुच्छेद 21 ये कह रहा और फलाना है और ढिमाका है, ये आपने कर दिया। ये एक पक्ष हमने आपके सामने रखा कि अगर लोअर लेवल पर जो कुछ चल रहा है उसे या उसकी सूचना जो अपेक्स लेवल पर बैठे लोग हैं उन्हें नहीं है, तो कैसा होता है। ठीक है ना, तो क्या स्थितियां बनती हैं देश में, उसका एक छोटा सा उदाहरण हमने आपके सामने रखा। ठीक है, तो इसीलिए कोशिश की जाती है कि बिल्कुल लोअर लेवल पर सारी शक्तियों से संपन्न प्राधिकारियों की स्थापना की जाए, या ठीक है प्राधिकारी नियुक्त किए जाएं, ताकि बिल्कुल निचले स्तर पर जो समस्याएं चल रही हैं उनसे प्रभावी तौर पर निपटा जा सके। लोकसभा विधानसभा नो डाउट कानून बना सकती है, लेकिन एक गांव की आवश्यकता वो जितनी बेहतर तरीके से उसी गांव में बनी हुई कोई समिति या संगठन समझ सकता है, उतने बेहतर तरीके से कोई विधानसभा कोई लोकसभा उस समस्या को नहीं समझ सकती।
हाँ, ये ठीक है कि कुछ समस्याएं अपने स्वरूप और प्रकृति में ऐसी होंगी कि उनके संबंध में निर्णय लेने की अधिकारिता उस गांव में निवास करने वाले लोगों को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वे समस्याएं अपने में इतनी कॉम्प्लिकेटेड होंगी कि उनका प्रभाव न सिर्फ उस गांव पर पड़ेगा बल्कि एडजॉइनिंग जो उसकी सीमाओं से लगते हुए गांव होंगे और पूरे देश पर भी पड़ने की संभावना होगी, ये पूरे समाज पर पड़ने की संभावना होगी। तो उस संबंध में तो विधानसभा और लोकसभा निर्णय लें, लेकिन स्वशासन सफाई कैसे होगी, पुल की व्यवस्था कैसे होगी, ठीक है, खेतों में चकबंदी कैसे की जाए, सिंचाई के साधन कैसे विकसित किए जाए, इन सब बातों के संबंध में लोकल रेजिडेंट जितना बेहतर फैसला ले सकेंगे उतना बेहतर लोकसभा और विधानसभा नहीं ले सकती। इसीलिए कहा कि ग्राम पंचायतों का संगठन ये करिए, राज्य इसकी व्यवस्था करेगा, सुनिश्चित करेगा कि ग्राम पंचायतों का संगठन हो, ठीक है। और ग्राम पंचायतों का संगठन जो हो वो सिर्फ संगठन तक सीमित ना रह जाए, इसके कारण इसके लिए आप क्या करेंगे, ऐसी शक्तियां और प्राधिकार उन्हें देंगे कि वे स्थानीय, कहता है कि वे जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। स्वायत्त शासन की इकाइयां जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में विकसित कर सके, ऐसी शक्तियां और प्राधिकार उन्हें दीजिए। तो उनका स्वायत्त शासन चूंकि वो ग्राम पंचायत होगी, तो गांव की व्यवस्था इसे सुनिश्चित करने के लिए जिस प्रकार के शक्ति और प्राधिकार उन्हें दिए जाने की आवश्यकता हो, उस प्रकार के शक्ति और प्राधिकार इस ग्राम पंचायत को आप दें, क्योंकि उन्हें अपनी ग्राम पंचायत की सीमा के बाहर जो कुछ स्थित है उसके संबंध में कोई निर्णय लेना ही नहीं है। इसलिए गांव के भीतर, क्योंकि वो ग्राम की पंचायत है, वो राज्य की पंचायत थोड़ी है, विधानसभा थोड़ा ही है, तो गांव के भीतर वो प्रभावी तौर से निर्णय कर सके, ऐसी शक्तियां और प्राधिकार आप उन्हें दीजिए। और प्रत्येक जो राज्य है उसके अंतर्गत जो गांव है उनकी समस्याएं अलग अलग है। राजस्थान के गांव की समस्या अलग होगी, उत्तर प्रदेश के गांव की समस्या अलग होगी। इसलिए इस संबंध में विधायन का अधिकार राज्यों को दिया गया है, ठीक है। और राज्य सब जगह, राज्यों ने ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कानून बनाए हैं। उत्तर प्रदेश में भी है पंचायत राज अधिनियम, और पंचायत राज अधिनियम में ग्राम पंचायतों का संगठन कैसे होगा उसकी पूरी व्यवस्था दी है। उसके अनुसार प्रधानी के चुनाव होते हैं, अब शुरू होंगे, ठीक है। तो ग्राम पंचायत का संगठन गांव में करते हैं। और पंचायत राज अधिनियम 25 तरह के काम, 25 टोटल संख्या में 25 है, 25, उन 25 प्रकार के कामों को करने के लिए ग्राम पंचायत को अधिकृत करता है। उन 25 प्रकार के कामों को करने के लिए आवश्यक शक्तियां पंचायत राज अधिनियम में उन्हें दी गई हैं। वो टैक्स भी लगा सकते हैं, गांव फंड की स्थापना है उसमें। गांव फंड में पैसा कहां से आएगा, स्टेट गवर्नमेंट एड देगी, ये भी लिखा है उसमें, जिला पंचायत एड देगी, ये भी लिखा है उसमें। साथ ही साथ गांव पंचायत टैक्स लगा सकेगी। सारी शक्तियां ग्राम पंचायत की पंचायत राज अधिनियम में दी गई, और वो आपके मेंस में एक लोकल लॉ का जो पेपर होता है, थर्ड पेपर में, उसमें शामिल भी है। तो ग्राम पंचायतों का संगठन, ये था आर्टिकल 40, इसकी आवश्यकता के मुताबिक किया गया है। और इसके लिए प्रभावी उपबंध अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक भारत के संविधान में भी शामिल किए गए, ठीक है। कहता है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, अनुच्छेद 41, ठीक है। कहता है राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने के, बेकारी, बुढ़ापा
बीमारी और निःशक्तता तथा अन्य अनहर अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा। ठीक है, 39 और एफ आप देखेंगे, वहां भी उन्होंने कहा था, वहां कर्मकारों के स्वास्थ्य उसकी बात हुई थी, कहा था पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य तथा बालकों की सुकुमार अवस्था, वहां इस ढंग की बात उन्होंने की थी। ठीक है, और यफ में उन्होंने कहा था कि बालकों और अल्पवय व्यक्तियों की, ठीक है, शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए। एक जगह अल्पवय है, अल्पवय यानी जो छोटे लोग हैं, और एक जगह कर्मकारों के स्वास्थ्य उसकी बात की थी। सब कर्मकार नहीं होंगे, ठीक है, और सब हमेशा बच्चे भी नहीं रहेंगे। उन्होंने बालकों की सुकुमार अवस्था इस सब की बात की थी। 41 में जनरल बात कर रहे हैं, सामान्य बात कर रहे हैं, कह रहे काम पाने के, शिक्षा पाने के, ठीक है, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता तथा अन्य अनहर अभाव की दशाओं में। अन्य भी कोई अनहर अभाव हो सकता है, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, ठीक है, प्राकृतिक आपदा के कारण न बेकार थे, न बीमारी थी, न निःशक्तता थी, ठीक है, कुछ भी नहीं था, लेकिन इसके बाद भी अनहर अभाव ये पैदा हो गया। ठीक है, उसमें लोक सहायता, तो कहते हैं कि मुख्यमंत्री ने घोषित किया है कि साहब बाढ़ आ गई तो बाढ़ पीड़ितों को सहायता मिलेगी। ये कार्यपालिका के प्रयास है, सूखा पड़ गया तो सूखा जहां जहां पड़ा है वहां सहायता देंगे, तो वो कार्यपालिका के प्रयास है। कहते काम पाने के, शिक्षा पाने के, अब क्योंकि शिक्षा पाना ये शिक्षा की व्यवस्था करना, ये अनुच्छेद 41 का निर्देश है राज्य के लिए। वो कह रहा है कि लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा। ठीक है, राज्य लोक सहायता मिले लोगों को, काम पाने में मिले, शिक्षा पाने में मिले, बीमारी की दशा में मिले, ठीक है, निःशक्तता और अन्य, यानी निःशक्तता यानी वो फिजिकली कैपेबल नहीं है, काम पाने और शिक्षा पाने में, तो राज्य ऐसी व्यवस्था करे कि लोक सहायता मिले। ठीक है, तो विकलांगों का जो आरक्षण होता है वो अनुच्छेद 41, ठीक है, क्योंकि उनमें अनहर अभाव है, इसके निर्देश के कारण विकलांगों के आरक्षण की व्यवस्था की जाती है। ठीक है, ओल्गा टेलिस जब डिसाइड किया था तब भी 41 का हवाला ये दिया, क्योंकि कहा कि ठीक है, हिंदुस्तान में काम पाने का अधिकार ये राज्य की जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि लिखा हुआ राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर, आर्थिक विकास और राज्य की जो राज्य का आर्थिक विकास है उसकी जो आर्थिक सीमा है उसमें वो सबको पॉजिटिवली रोजगार उपलब्ध नहीं करा सकता, ऐसी राज्य की आर्थिक सीमा नहीं है। लेकिन बेकारी है, ठीक है, तो लोक सहायता मिले इसका प्रभावी उपबंध, तो लोन देंगे हम, ठीक है, लोन ले लीजिए, उससे काम शुरू कीजिए। ठीक है, आप देखते हैं खूब लोन देते हैं, सारी चीजें देते हैं, बेरोजगारी भत्ता कई जगह दिया जाता है। ठीक है, लोक सहायता देने का प्रभावी उपबंध ये करेगा अपनी आर्थिक सीमाओं के भीतर। कोई जरूरी नहीं कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे ही, अगर दे सकते हैं तो देंगे। ठीक है, ओल्गा टेलिस में कहा कि काम पाने का अधिकार नागरिकों को मिले, इसके लिए प्रभावी उपबंध आपको करना है। तो अगर आप, और हाँ ठीक है कि अपनी आर्थिक विकास सीमा के अंदर करना है, तो अगर सड़क का उपयोग चलने के लिए और माल बेचने दोनों के लिए हो सकता है, तो आपको दिक्कत क्या है, होने दीजिए। ठीक है, क्योंकि प्रभावी उपबंध आप करेंगे, ऐसी जिम्मेदारी आपकी है। ठीक है, तो अनुच्छेद 41 कहता है काम पाने का, जब हम लोग पढ़ेंगे अभी फंडामेंटल ड्यूटीज, तो ये बात आएगी कि फंडामेंटल ड्यूटीज आखिर इनका क्या रोल है,
तो बात यह आएगी कि जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, ये फंडामेंटल राइट के निर्वचन में सहायता देते हैं, ऐसे ही जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये एक प्रतिबंध के तौर पर, एक युक्तिसंगत प्रतिबंध के तौर पर फंडामेंटल राइट पर इंपोज की जा सकती है। यानी फंडामेंटल राइट के विस्तार को सीमित करने के लिए जो मूल कर्तव्य है उसका उपयोग किया जा सकता है। जब ये सवाल उठा कि हम लोग पढ़ेंगे वो मुकदमा, ठीक है, कि एम्स में जब सुपर स्पेशलिटी के कोर्सेज में रिजर्वेशन की मांग शुरू हो गई और कर दिया, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को सिर्फ अपने वोटों से मतलब होता है, ताकि किसी चीज से कोई लेना देना नहीं। जो सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज थे उनमें भी रिजर्वेशन कर दिया। तब सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल ड्यूटीज और अनुच्छेद 41 इसको साथ में पढ़ा और कहा अनुच्छेद 41 यह कहता है कि काम पाने का, शिक्षा पाने का, ठीक है, बेकारी, बीमारी, निशक्तता, ठीक है, अन्य अनार्ह भाव, इनमें लोक सहायता लोगों को उपलब्ध हो और प्रभावी तौर पर उपलब्ध हो, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करने का काम आपको दिया गया है। ठीक है ना, राज्य की नीति का यह निर्देशक तत्व है। और फंडामेंटल ड्यूटी कहती है, पढ़ेंगे हम लोग, 51A आएगा, बस आना ही चाहता है, कि प्रत्येक भारत के नागरिक का यह कर्तव्य है कि वो ऐसे प्रयास करें कि नित्य नई खोजें हों। इस रूप में लिखा नहीं है, लेकिन जो लिखा है उससे अर्थ यही निकलेगा, ठीक है, कि राष्ट्र ऐसा जीवन नागरिक जिए कि राष्ट्र उपलब्धि की नई नई सीमाओं को छुए, ठीक है, नए नए इन्वेंशन हो, तभी तो उपलब्धि की सीमाओं को छुएगा। उन्होंने कहा जब सुपर स्पेशलाइजेशन के कोर्सेज में आप रिजर्वेशन करेंगे तो राष्ट्र नई नई उपलब्धि की सीमाओं को कैसे छुएगा, क्योंकि यह तो तय है एकदम, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि रिजर्वेशन के माध्यम से आप लेस मेरिटोरियस को ज्यादा मेरिटोरियस पर अधिमान दे रहे हैं। आप क्यों दे रहे हैं? वो उपयुक्त हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, जरूरी हो सकता है, लेकिन वो ठीक है ऐसा नहीं कह सकते। दवाई जरूरी है इसलिए खा रहे हैं, लेकिन दवाई अच्छी है, खाना ठीक बात है, ये कोई नहीं कह सकता। दवाई खाना ये ठीक बात है, ये तो कोई भी नहीं कह सकता। तो रिजर्वेशन रहे ये तो कोई नहीं कह सकता। जरूरी है बात अलग है, लेकिन जरूरी जो होता है वो किस सीमा तक, ठीक है, वही दवाई आपको ठीक करेगी। लेकिन डॉक्टर कहता है एक समय में, एक दिन में इतनी डोज से ज्यादा नहीं लोगे। ये नहीं है कि बीमारी है तो सारी दवाई एक साथ ही खा ली तो मर जाओगे, ठीक है, तब एक्जिस्टेंस का संकट पैदा होगा। तो ऐसे ही अगर रिजर्वेशन की सीमा बढ़ाते ही चले गए तो सोसाइटी खत्म हो जाएगी, ठीक है, दवाई होगी, दवाई की तरह लीजिए। तो उनका सुपर स्पेशलाइजेशन कोर्सेज में बिल्कुल नहीं, क्योंकि सुपर स्पेशलाइजेशन में अगर हो गया तो बीमारी की दशा में लोक सहायता प्रभावी तौर पर कैसे मिलेगी ये बताइए। और फिर काम पाने का, ठीक है, सबको काम पाने का हक मिले, इसका प्रभावी उपबंध आपको करना है। जब आप इस ढंग से रिजर्वेशन करेंगे, ये सुपर स्पेशलाइजेशन में भी आपने करके रख दिया, तो काम पाने का ये जो सबको अधिकार मिले, इसकी प्रभावी ढंग से व्यवस्था करने का जो निर्देश आपको दिया गया है, इसकी आपूर्ति कैसे होगी? तो अनुच्छेद 41 और फंडामेंटल ड्यूटीज इन्हें साथ पढ़ा है। और एम्स के, ठीक है, एम्स के कर्मचारी वर्सेस एम्स स्टूडेंट यूनियन वर्सेस एम्स के कर्मचारी, ऐसे करके कुछ मुकदमे का नाम है।
देख लेंगे। उसमें न्यायालय ने कहा कि फंडामेंटल ड्यूटी, तो उन्होंने कहा कि हमें यह कहना ही होगा, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटी भारत के नागरिकों के लिए है, और यहां जो हम बैठे हैं हम भी भारत के नागरिक हैं। तो ये मेरी भी ड्यूटी है कि हम ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करें, ठीक है, कि राष्ट्र नई नई उपलब्धियों को छुए। तो फंडामेंटल ड्यूटी चूंकि मेरी भी है, इसलिए हमें यह कहना ही होगा, अनुच्छेद 41 और फंडामेंटल ड्यूटीज के मद्देनजर, कि आप सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज में रिजर्वेशन नहीं देंगे। इस ढंग से फंडामेंटल राइट, ठीक है, इसका जो विस्तार है, इसको हानिकर रूप में होने से रोका गया है मूल कर्तव्य के आधार पर। तो मूल कर्तव्य यह भी फंडामेंटल राइट के विस्तार को सीमित करने के काम में, ठीक है, उपयोग किए जा रहे हैं, और मूल कर्तव्यों को भी निर्वचन के नियम के तौर पर स्वीकार किया जा रहा है। और अगर किसी मूल कर्तव्य के प्रमोशन के लिए जरूरी है कि मूल अधिकार के विस्तार को सीमित किया जाए, तो एक युक्ति संगत प्रतिबंध के तौर पर मूल कर्तव्य द्वारा अधिरोपित बाध्यता को भी फंडामेंटल राइट के संदर्भों में स्वीकार किया जा रहा है। इट इज द इंटर रिलेशन बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। ये तो अनुच्छेद 41 कहता काम पाने के, शिक्षा पाने के, शिक्षा सबके लिए और सब प्रकार की है शिक्षा। हमने आपसे कई बार चर्चा की, जब हम लोग बात कर रहे थे अनुच्छेद 21 पर भी, कि शिक्षा का एक प्रकार नहीं है। एकेडमिक एजुकेशन यही सिर्फ नहीं है। एकेडमिक एजुकेशन, मॉरल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है, देयर में बी वेरियस टाइप्स ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो काम पाने के, शिक्षा पाने के, तो शिक्षा सबको मिले, इसके लिए प्रभावी उपबंध राज्य करेगा। इतना ही कहा सिर्फ। प्रभावी उपबंध आप कैसे करोगे ये नहीं बताया। तो प्रभावी उपबंध करने के लिए यह भी राज्य कर सकता है। इफ यू आर गोइंग टू एस्टेब्लिश ए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन रिमोट एरियाज, then we will provide, ठीक है, the land for that free of cost। ये भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि स्टेट वो स्वयं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्थापित करेगा, क्योंकि राज्य, उन्होंने 41 का कहा, अपनी विकास और आर्थिक सीमाओं के भीतर रहते हुए, ठीक है ना। हमारी इतनी आर्थिक सीमा नहीं है कि हम नए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल सकें, लेकिन हम ये किए दे रहे हैं कि ठीक है, आप खोलना चाहते हो, हम आपको फ्री लैंड उपलब्ध करा देंगे। वो ये भी कर सकते हैं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से हम इलेक्ट्रिक का बिल नहीं लेंगे, ठीक है। ऑल दीज प्रोविजंस कुड बी मेड इन फेवर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है। आज से एक 10 साल पहले गवर्नमेंट एक योजना लाई थी कि इफ यू विल एस्टेब्लिश गर्ल्स इंटर कॉलेज इन रिमोट एरियाज, ठीक है, जहां कोई इंटर कॉलेज नहीं है, देन वी विल प्रोवाइड 20 लाख रुपीज, ठीक है, एज ए असिस्टेंस। आप बाकी आप लगाओ, 20 लाख हम भी दे देंगे, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 41 इसके प्रभावी प्रशासन के लिए किए गए प्रशासनिक या कार्यपालिकीय उपाय, ठीक है, क्योंकि काम पाने के, शिक्षा पाने के, शिक्षा गवर्नमेंट अपनी आर्थिक सीमाओं के भीतर अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्थापित करके दे ऐसा संभव नहीं है पूरे देश में। लेकिन प्रभावी उपबंध करना है। प्रभावी उपबंध आप कैसे करोगे ये आप जानो मीनिंग देयर बाय। इसमें जरूरी नहीं है कि हम ही करें, ठीक है। इसीलिए प्रभावी उपबंध ये करने की बात की है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं यहां प्राइवेट इंटरप्राइजेज और पब्लिक इंटरप्राइजेज इसको एक साथ रखा है।
यह समाजवादी प्रकार की व्यवस्था निर्मित हो, ये तो है, लेकिन समाजवादी व्यवस्था ये नहीं है। ठीक है, तो उसने कहा प्रभावी उपबंध करेंगे अपनी आर्थिक सीमाओं के भीतर। चलिए, हम कह रहे हैं कि हम अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खड़ा करेंगे, तो आप उसमें रोड़ा क्यों लगा रहे हैं कि नहीं साहब वो तो गवर्नमेंट ही खोलेगी। अरे भाई, काम पाने, शिक्षा पाने, और जब हम आपसे कह रहे हैं कि आप खोलो तो आप कह रहे हमारे पास तो पैसा ही नहीं है। अरे भाई, जब हम खोलने को राजी तो आप उसमें अड़ंगा क्यों डाल रहे हैं? और अड़ंगा एक ढंग से तो डाला नहीं जाता, उसके कई उपाय हैं। हमने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोला, तुम करो नहीं नहीं फीस इतनी लोगे, तुम सहायता दे नहीं रहे। हम अपने संसाधनों से खोल रहे, तो हमें व्यवस्थाएं चलाने के लिए फीस तुमसे तो ज्यादा ही लेनी पड़ेगी, लेकिन हां, हमें भी मनमानी नहीं करने दी जा सकती। हम पैसे लेकर वहां, ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को व्यवसायिक गतिविधियों का अड्डा बना दें, ये भी नहीं होना चाहिए। इसीलिए आपने देखा था मोहिनी जैन वर्सेस, ठीक है, यूनियन ऑफ इंडिया, उन्नी कृष्णन, ये दोनों मुकदमे अनुच्छेद 21 में पढ़े थे हम लोगों ने। टीएमए पाई, ठीक है ना, टीएमए पाई देखा था, उस सब में उन्होंने कहा इस्लामिक, ठीक है, रिसर्च, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, वो वाला मुकदमा था, ठीक है। इन सब में देखा था कि कोर्ट ने यह कहा कि प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्थापित हो सकते हैं और स्थापित होंगे, और वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से ज्यादा फीस भी लेंगे, क्योंकि नहीं तो वो चल ही नहीं सकते। और राज्य प्रभावी उपबंध करेगा कि शिक्षा सबको मिले। हां, अपनी विकास और आर्थिक सीमाओं के भीतर रहते हो, तो कोई अगर मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित कर रहा है तो आप उसमें सहायता करिए, अड़ंगे नहीं डालिए। हां, यह सहायता मानी जाएगी कि आप यह तय करें कि आपकी जितनी आर्थिक जरूरत है, ठीक है, वो प्लस कुछ लाभ, क्योंकि अगर हम कुछ भी लाभ नहीं कमाएंगे तो फिर हम गतिविधि क्यों चलाएंगे? ठीक है, तो जितनी आपकी आर्थिक जरूरत है प्लस कुछ लाभ, इतना आपको मिलता रहे, इस लायक फीस, ठीक है, आप निर्धारित कर सकते हैं। और इस लायक फीस आप नहीं निर्धारित करेंगे, विशेषज्ञों की एक समिति बनाई जाएगी और वो तय करेगी कि प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट है वो कितनी फीस लेंगे, हाउ मच। वो आप देखते भी हैं कि प्राइवेट जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है, उनकी फीस तय करने का, रेगुलराइज करने का काम गवर्नमेंट करती है। वो कहती है कि इतने ज्यादा नहीं लेंगे। तो ये मोहिनी जैन, उन्नी कृष्णन, ठीक है, टीएमए पाई है, इन मुकदमों में अनुच्छेद 41 की सहायता से कही गई बातें हैं, क्योंकि काम पाने का, और अगर आप इस ढंग की व्यवस्था नहीं करेंगे तो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्थापित होगा वो शिक्षा पाने का अधिकार सभी को नहीं देगा, सिर्फ पैसे वालों को देगा। ठीक है, सबको नहीं मिलेगा, सिर्फ पैसे वालों को मिलेगा। इसलिए काम पाने, शिक्षा पाने, ठीक है, बेकारी, बीमारी, निशक्तता आदि अनहर दशाओं में लोक सहायता प्राप्त हो, इसके लिए राज्य प्रभावी उपबंध करे। राज्य सिर्फ उपबंध करेगा, ऐसी व्यवस्था निर्मित करेगा कि लोक सहायता प्राप्त हो। ठीक है, तो लोक सहायता सबको प्राप्त हो, न कि किन्हीं विशेष व्यक्तियों को। इस लाइट में जब संवैधानिक प्रावधानों का अर्थान्वयन किया गया, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42 जो अगला आ रहा है, इस सबको साथ में लेकर जब अनुच्छेद 38 पढ़ा गया तो फिर बात यह निकल कर आती है कि न सिर्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट बल्कि प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्थापित होंगे, लेकिन कैपिटेशन फीस नहीं लेंगे, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेजेस से ज्यादा फीस ले सकेंगे। ठीक है, और सुपर स्पेशलाइजेशन के कोर्सेज में कोई आरक्षण नहीं होगा। ठीक है, ये जो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट आए हैं, विभिन्न फंडामेंटल राइट्स
को डिफाइन करते समय ये अनुच्छेद 41, 42, 38 इनको एक साथ पढ़ने के कारण ही संभव हो सकेंगे। इस तरह हम लोग देखते हैं कि अब राज्य की नीति के निर्देशक तत्व मूल अधिकारों पर, ठीक है, युक्ति संगत प्रतिबंध के रूप में देखे जा रहे हैं। और राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में जो नीति बताई गई है, जो पॉलिसी बताई गई है, उसको प्रमोट करने के लिए, उसको लागू करने के लिए मूल अधिकारों में जो कुछ कहा गया है उसके विस्तार को सीमित भी किया जा रहा है। और इस रूप में मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच एक संतुलन की स्थिति दिखाई दे रही है। उनके बीच संतुलन और समन्वय, इसे बिठाने का प्रयास ये लगातार चल रहा है। तो अनुच्छेद 41 कहता है कि इन दशाओं में लोक सहायता मिले, इसका प्रभावी उपबंध करेंगे। 42 कहता है काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध, ठीक है। कहता है राज्य काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा। 3 बातें, ठीक है। काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाएं और प्रसूति सहायता, मैटरनिटी रिलीफ, ये दी जाएगी, ठीक है। राज्य इसके लिए उपबंध करेगा। राज्य उपबंध करेगा मीनिंग दरवाए। राज्य के 2 ही अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, जो अधिकांश कार्यों को करते हैं, क्योंकि तीसरा अंग जो है वो सिर्फ ये देखने का काम करता है कि दोनों ने जो कुछ किया, क्या वो वही किया जो उन्हें करना था, ठीक है। पहली चीज, क्या उन्होंने वही किया है जो उन्होंने करना था? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो उन्हें करना है उसे करने के नाम पर उन्होंने कुछ और कर दिया, ऐसा तो नहीं है। इसी की शिकायत की जाती है कि सरकार ये नहीं कर सकती थी, ये कर दिया। विधायिका ये कानून नहीं बना सकती क्योंकि संविधान उसको इजाजत नहीं देता, फिर भी बनाया है। तो जो करना है उसे करने के नाम पर कुछ ऐसा तो नहीं किया जो किया ही नहीं जा सकता था, या जो करना था कहीं ऐसा तो नहीं कि कर ही नहीं रहे, ऐसी स्थिति तो नहीं है। इसे निर्धारित करने के लिए राज्य का तीसरा अंग होता है, ठीक है। बाकी उस तीसरे अंग का, अगर ये दोनों अंग अपना काम ठीक प्रकार से करते रहेंगे तो तीसरा अंग कुछ नहीं कर लेगा। इतने छोटाई बड़ाई का सवाल नहीं है, जरूरत का सवाल है, ठीक है। तो आपका जी ये 2 अंग हैं, यही हर काम करते हैं। इसका मतलब काम की मानवोचित दशाएं, न्याय संगत दशाएं और प्रसूति सहायता, इसका उपबंध करेगा कौन? या तो कार्यपालिका या विधायिका। अब जब आप मानवोचित और न्याय संगत दशाएं बनाएंगे, ठीक है, काम की मानवोचित न्याय संगत दशाएं और प्रसूति सहायता, इसका उपबंध करने का प्रयास करेंगे, तो डेफिनेटली जो सेवा योजक होंगे या जिन्हें प्रसूति सहायता देनी होगी, क्योंकि आम व्यक्ति तो दे नहीं पाएगा, वो तो डॉक्टर ही देंगे, ठीक है, उनके अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना होगी। तो डेफिनेटली इसके लिए पहले कानून बनाना पड़ेगा, क्योंकि कार्यपालिकीय शक्ति में है, ठीक है। अधिकार दिए जा सकते हैं लेकिन अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता। तो दोनों प्रकार के काम किए गए हैं। आप देखेंगे विभिन्न लेबर लॉज बने हैं, कारखाना अधिनियम है, ठीक है। वो कहता है काम की मानवोचित दशा होगी, न्याय संगत दशा होगी। आप हर फैक्ट्री में ठंडे पानी के लिए उपबंध करेंगे, ठीक है। जो प्रसाधन यूटिलिटीज हैं पब्लिक, ठीक है, वो बनाएंगे, ठीक है। बीड़ी सिगरेट भी लोग पीते हैं, इसे ध्यान में रखना पड़ेगा, हानिकर होगा, होता है, बहुत चीजें आज हानिकर है, ठीक है। तो आप किसी फैक्ट्री में जाएंगे तो वहां लिखा होगा धूम्रपान करने का स्थान, ठीक है, वहीं पीजिए। पीते हैं लोग, अब वही बात है कि पीते हैं, ये ठीक है कि नहीं पीनी चाहिए, लेकिन पीते हैं ना। आप तथ्य को ओवरलुक कैसे कर दोगे, ठीक है। तो कारखाना अधिनियम यह कहता है कि फर्स्ट एड इसकी व्यवस्था की जाएगी कारखाने में, किसी को चोट लग जाए, किसी को कुछ हो जाए,
ठीक है, तो विभिन्न अधिनियम बने हैं, मैटरनिटी रिलीफ एक्ट बना है, ये विधायी प्रयास है अनुच्छेद 42 के, ठीक है, निर्देश के अनुरूप मैटरनिटी रिलीफ दी जाएगी, विद पेमेंट दिया जाएगा, आप तनख्वाह काट नहीं सकते। ठीक है, आप बेसिक एजुकेशन में देखेंगे चाइल्ड केयर लीव दी जाएगी, चाइल्ड केयर लीव, ठीक है, चाइल्ड केयर लीव 2 साल, ठीक है, ये ठीक है, ये चाइल्ड केयर लीव हर बच्चे पर नहीं मिलेगी, लेकिन 2 बच्चों पर मिलेगी, और वो कैसी होगी, सवेतन होगी, और वो लगभग 2 साल की है चाइल्ड केयर लीव। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 42 ये क्या है, कानून की मानवोचित और न्याय संगत दशा। हालांकि प्रसूति सहायता अगर अलग से न भी लिखे तो न्याय, मानवोचित और न्याय संगत दशा इसके अंतर्गत वो आ जाएगा। और विभिन्न कार्यपालिकीय योजनाएं वो भी चलाई जाती हैं, जैसे आप देखेंगे आंगनबाड़ी में, ठीक है, बाल पुष्टाहार ये आता है, ठीक है ना, गर्भवती महिलाओं के लिए अलग से पुष्टाहार ये आता है। वो तो पूरा अखिलेश यादव की पिछली सरकार पंजीरी घोटाला ही हो गया, ठीक है, पूरा पंजीरी घोटाला हो गया। बिहार में उनने चारा खा लिया, इनने पंजीरी खा डाली, ठीक है ना। तो वो अनुच्छेद 42 के अंतर्गत स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, उसकी ये जिम्मेदारी है कि क्या हो, प्रसूति सहायता, तो वो ठीक है, प्रसूति सहायता के लिए एक बना हुआ, अब उसमें क्या हुआ वो एक अलग बात है, लेकिन कार्यपालिकी कृत्य अनुच्छेद 42 इसी के निर्देश में, ठीक है, किए जाते हैं। इसके लिए ये अनुच्छेद 43 कहता है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, ठीक है, 41 में काम पाने का अधिकार, काम पाने का अधिकार, 39 ई का रहता पुरुष और स्त्री कर्मकारों के लिए समान वेतन, लेकिन वेतन कितना कितना, और काम पाने का काम तुम्हें दे दिया और वेतन देंगे ही नहीं, और देंगे तो कितना, तो बात अधूरी रह जाएगी 39 ई और 41 सिर्फ यही हो, अगर 43 ना हो तो बात अधूरी है, इसलिए निर्वाह मजदूरी, ठीक है, मिनिमम निर्वाह मजदूरी ये आप देंगे, ठीक है, इसकी बात 43 में की है। 43 में कह रहा राज्य उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य रीति से, उसने 2 बातें अपनी ओर से बताई कि विधान द्वारा, किसी आर्थिक संगठन के माध्यम से या किसी अन्य रीति से, खाली अन्य रीति ये लिख दे तो सारी चीजें आ जाएंगी, लेकिन जो 2 पॉपुलर मोड है काम को करने के, उसे मेंशन करना ये सामान्य बोलचाल की बात होती है, ठीक है। आप ऐसे कहते हैं कि आप पैदल चलकर या किसी अन्य माध्यम से, चलना अक्सर पैदल है इसलिए उसे तो मेंशन कर देते, बाकी कहते किसी तरीके से। तो ऐसे कह रहा है कि राज्य उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य रीति से कृषि के, उद्योग के या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों, क्योंकि कर्मकारों की अधिकांश संख्या कृषि क्षेत्र में, उद्योगों के क्षेत्र में लगी है, इसलिए 2 मेंशन कर दिए, लेकिन बाकी सारे कर्मकारों के लिए, अन्य कर्मकार जो भवन निर्माण के क्षेत्र में लगे हैं वो भी तो कर्मकार है, ठीक है, जो प्लम्बर है वो भी तो कर्मकार है, ठीक है, जो इलेक्ट्रीशियन है वो भी तो कर्मकार है। तो अन्य सभी कर्मकारों के लिए, ठीक है, जो मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स है उसको तो वे जिस क्षेत्र के हैं उस क्षेत्र के नाम से उल्लिखित कर दिया, शेष सभी कर्मकारों के लिए अन्य सभी कर्मकारों को इस शब्दावली का उपयोग कर लिया। कहता है या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को क्या क्या मिले, काम, निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर, ठीक है, अवकाश और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशा है, सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त कराने का प्रयास करेगा और विशिष्टतया ग्रामों में कुटीर उद्योगों को वैयक्तिक या सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा। बहुत सारे काम दे दिए, बहुत सारे काम,
ठीक है, सबसे पहले तो यही कह दिया कि राज्य उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन या अन्य किसी रीति से उद्योगों के, श्रमिकों के, उद्योगों के, कृषि के या अन्य प्रकार के कर्मकारों के, यानी अगर मोटे में बोलते तो राज्य किसी भी प्रकार से कर्मकारों के, अगर इतनी बात कहते तो बात सारी की सारी जो लिखी है वो आ गई। क्या करेगा? राज्य कर्मकारों को काम मिले इसकी चिंता करेगा, निर्वाह मजदूरी मिले, केवल काम मिले ये नहीं है कि कई बार आपने काम दिया ये ज्यादा नुकसानदेह है, इतना बढ़िया ना देते तो ज्यादा ठीक था। वही बात है, आपने हमें काम दे दिया, हमने किया, पैसे आपने दिया ही नहीं। जैसे कचहरी में तो ये आप नए वकील हैं, नए क्या पुराने भी हैं, तो भी ये समस्या से आपको 2-4 हमेशा होना पड़ेगा। वो आएंगे, आपको काम दे देंगे और पैसे जब आप मांगेंगे तो वो एक लाइन बोलेंगे कि अब पैसे ही देने होते तो तुमसे ही काम क्यों कराते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों हम तो तुरंत ही उन्हें भगा दिया करते हैं। हम तो कहते हैं कि तुम तुरंत उठो, भाग जाओ। ठीक है, तुम्हारा काम करने के लिए तुम्हारे नौकर बैठे हैं। कई कहेंगे आपने तो कहा ही नहीं था पैसे लेंगे, तो उन्हें हम उत्तर दिया करते हैं कि जब तुम कपड़ा खरीदने गए थे तो कपड़े वाले ने तुम्हें फोन किया था कि जब तुम कपड़ा खरीदोगे तो हम पैसे लेंगे। जब तुम बस में चढ़े थे, ठीक है, तो बस वाले ने कहा था तुमसे कि अगर बस पे बैठोगे तो पैसे लेंगे, कहा था। तुम्हें मालूम था कि बस हमारे पिताजी ने नहीं चलाई है, ठीक है, ना हमने इसका बैनामा कराया है, हम इसमें बैठेंगे तो हम तो पैसे पड़ेंगे, ये बात तुम्हें मालूम थी, तो हम तुम्हारे नौकर लग रहे हैं, तुम्हें मालूम नहीं है। जरूरी हम कहें तो मालूम होना चाहिए कि अगर आप मेरी सर्विसेज, हम यहां मुफ्तखोरी के लिए तो बैठे नहीं, अगर आप मेरी सर्विसेज अवेल कर रहे हैं तो आपको पैसे देने हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए नहीं। ठीक है, और बोले तो अगर मान लो हम नहीं आते तो हमने कहा तो हम आराम से बैठते तो मेरे सिर पे टेंशन तो नहीं होती। ठीक है, हम आराम से सोते, मेरा मन जो आता वो करते। हम जो तुम्हारे काम की टेंशन क्यों ले? ये तो हमने ये घोषित किया हो कि हम चैरिटी के लिए बैठे हैं, तब बात अलग है। तो काम पाने का अधिकार, सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। ठीक है, 41 के मुताबिक काम मिल जाए ये नहीं, निर्वाह मजदूरी भी मिले। और मजदूरी कैसी हो, स्पेसिफाई किया, निर्वाह लिविंग वेजेस हो। ठीक है, निर्वाह तो कम से कम निर्वाह तो हो। ठीक है, तो उसने कहा काम निर्वाह मजदूरी है। ठीक है, अब केवल काम और निर्वाह मजदूरी से काम नहीं चलेगा, शिष्ट जीवन स्तर ये मिले। ठीक है, शिष्ट जीवन स्तर ये मिले और अवकाश मिले, और अवकाश ऐसे मिले, ठीक है, अवकाश ऐसे मिले कि कहता है अवकाश का संपूर्ण उपभोग हो सके, ऐसे मिले। ठीक है, अवकाश का संपूर्ण उपभोग हो सके। एक साप्ताहिक अवकाश रहेगा, एक दिन का अवकाश देना। साप्ताहिक अवकाश मीनिंग दिन में एक दिन का अवकाश देना। एक दिन में कितने होते हैं? 24 घंटे। ठीक है, 24 ही तो होते हैं। तो 24 घंटे का अगर अवकाश हमने आपको दे दिया तो एक दिन का अवकाश दे दिया। हम रोज रात में 12 बजे से 2 बजे तक तुम्हें अवकाश दिया करेंगे। 12 दिन में 24 घंटे हो गए। 2 घंटे हमने उदाहरण दिया, मतलब इस ढंग से हम कर रहे हैं कि तुम अवकाश का कोई उपभोग कर ही नहीं पा रहे। ठीक है, हमने अवकाश भी दिया और कुछ नहीं दिया, इसीलिए उसने कहा नहीं, अवकाश का संपूर्ण उपभोग हो सके इसके लिए। ठीक है, हम जिस प्रोफेशन में हैं, जैसे उन्होंने कहा, यह भी अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली दशा है। जैसे आप देखेंगे जो बार्बर्स हैं, बाल काटने वाले नाई लोग हैं, उनकी दुकानें मंगल को बंद रहेंगी। ठीक है, हर व्यक्ति का अपना एक समाज है, हर व्यक्ति का अपना एक समाज है। अगर हम वकील हैं तो मेरे जो मोस्ट ऑफ, ठीक है, फ्रेंड्स होंगे वो वकालत के सर्किल में होंगे। हालांकि हम इसका अपवाद है, हमारे वकीलों में बहुत कम संबंध है, अन्य क्षेत्र लोगों से ज्यादा है, लेकिन ये एक्सेप्शन होता है। सामान्य तौर पर
जो आदमी जिस फील्ड में है, तो कचहरी में हमारी छुट्टी सोमवार को, तुम्हारी मंगल को, उनकी बुध को, तो फायदा क्या होगा? अवकाश का संपूर्ण उपभोग हो ही नहीं पाएगा। हम इनके घर जाएंगे, ये नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये मेरे तो एक ऑर्गेनाइजेशन के लोग एक दिन अवकाश पे रहेंगे। जैसे उन्होंने कहा कि बार्बर्स जो होंगे मंगल को दुकान बंद रहेगी। अब उनका जो परस्पर संपर्क होगा वो मंगल को सब फ्री है। तो राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा कि अवकाश का काम मिले, निर्वाह मजदूरी मिले, अवकाश मिले, अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित हो, शिष्ट जीवन स्तर मिले, और सामाजिक और सांस्कृतिक जो अवसर आते हैं इनमें सहभागिता, ये कर्मकारों की सुनिश्चित हो। जैसे उन्होंने कहा कि सामाजिक और सांस्कृतिक, वो होली पे नहीं खुलेगी, कोई फैक्ट्री नहीं खुलेगी। ठीक है, होली कोई फैक्ट्री नहीं खुलेगी। फैक्ट्री ओनर ये कह रहा कि साहब हमारा तो कोई भी वृत्ति व्यापार उपजीविका हो, फलाना हो, ढिमाका चलाने का मूल अधिकार है ना, है भी। ठीक है, तो और उस पर प्रतिबंध लगाने के शीर्षक दिए गए हैं, उन्हीं में सिर्फ लगाया जा सकता। उसमें सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम में उपलब्ध सहभागिता सुनिश्चित कराना यह ही नहीं। इसलिए हम तो होली पर खोलेंगे। ठीक है भाई, प्रतिबंध तो आप शीर्षक में लगाएंगे। हम तो होली खोलेंगे तो हम तुम्हारे डंडे मारेंगे। क्यों? क्योंकि हमें 43 ये हक दे रहा है कि हम ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे कि कर्मकारों को न सिर्फ काम मिले, निर्वाह मजदूरी मिले, जीवन स्तर मिले, बल्कि अवकाश का संपूर्ण उपभोग हो, यह भी मिले, और साथ ही साथ हम सामाजिक और सांस्कृतिक जो अवसर आते हैं उनमें उनकी सहभागिता सुनिश्चित हो, यह भी हम बंद करेंगे। और कैसे? उपयुक्त विधान, आर्थिक संगठन या अन्य रीति से। इसलिए नहीं खुलेगी। हम इस कानून बना देंगे, या कानून तो कार्यपालिका की शक्ति से हम नहीं खुलने देंगे। ठीक है ना, इसका हमें हक मिला। और इस तरह हम देख रहे हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, इसमें वर्णित नीति को प्रभावी बनाने के लिए अगर मूल अधिकार पर प्रतिबंध लगाना है, उसके विस्तार को सीमित करना, यह जरूरी हो रहा है, तो वो भी किया जा रहा है। और इस तरह नीति निर्देशक तत्व तो निर्वचन के एक नियम के रूप में विकसित हो रहा है। ठीक है, निर्वाह मजदूरी, आप जानते हैं मजदूरी 3 प्रकार की है: मिनिमम, लिविंग और फेयर। जो आदर्श है वो है लिविंग वेजेस, आदर्श है लिविंग वेजेस। और जो न्यूनतम है वो है मिनिमम वेजेस। मिनिमम वेजेस आप नहीं दे सकते, निकल लीजिए, आप फैक्ट्री मत चलाइए, काम मत करिए, घर बैठिए। ठीक है, न्यूनतम वेतन, इसे देने के संबंध में उस यूनिट की आर्थिक क्षमता देखी ही नहीं जाएगी जिससे मिनिमम वेजेस देने की अपेक्षा हुई है। यानी कोई भी मिनिमम वेजेस से नीचे नहीं दे सकता। अगर आप देना चाहते हो तो बंद कर दीजिए। आप कह रहे हैं हमारी मिनिमम वेजेस देने की क्षमता नहीं, तो बंद कर दीजिए, फैक्ट्री मत चलाइए, देनी ही पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि न्यूनतम अगर आप नहीं दे सकते तो फिर क्या? ठीक है, फेयर और लिविंग, इन्हें देने के लिए जो यूनिट है उसकी आर्थिक क्षमता को देखा जाएगा। आप लिविंग नहीं दे सकते, चलिए फेयर दीजिए। ठीक है, लिविंग का अर्थ यह हुआ कि जिसमें व्यक्ति चिकित्सा, शिक्षा, ठीक है, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन, शिष्ट जीवन स्तर, ठीक है, भोजन, वस्त्र, मकान, ये तो न्यूनतम है। इसके अलावा ये सारी चीजें प्लस भविष्य के लिए जब वो बूढ़ा होगा, काम करने लायक नहीं बचेगा, उसके लिए कुछ बचत ये भी कर सके, ये हुआ लिविंग वेजेस, ये है निर्वाह मजदूरी। ठीक है ना, ये है लिविंग वेजेस। अच्छा, जो जीवन स्तर है ये समाज के विकास के साथ बदलता है। ठीक है ना, जैसे फोन आज जरूरत है, आज लग्जरी नहीं है। ठीक है,
हम कई बार बैठे हैं, कुछ अब किताब उठाएं, इससे बढ़िया हमने तुरंत उस पे एआई पे डाला, उसने 1 मिनट बता दिया। तो आज वो जरूरत है, आज वो लग्जरी नहीं है। अब एक समय से था जब वो लग्जरी था, ठीक है ना। तो जीवन स्तर बदलता जाएगा, इसलिए लिविंग वेजेस ये सबसे बेहतर माने जाते हैं। और अगर वो संभव नहीं है तो फेयर वेजेस ये दीजिए। फेयर का मतलब ये हुआ कि चलिए भाई, पढ़ाने को हम बहुत महंगे स्कूल में भी पढ़ा सकते हैं और प्राइमरी स्कूल में भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन प्राइमरी में तो पढ़ाने लायक दीजिए, ठीक है। या आप प्राइमरी में पढ़ाने लायक दे सकते हैं, फिर भी नहीं दे रहे। तो फेयर का अर्थ है कि आपको जितना लाभ हो रहा है उसमें उचित हिस्सा जो माना जा सकता है कर्मकार का, वो यानी लिविंग वेजेस उच्चतम अवस्था है, न्यूनतम मजदूरी न्यूनतम अवस्था है, और बीच में फेयर वेजेस होते हैं, ठीक है। तो राज्य को जो उपबंध करना है, ठीक है, यह प्रभावी प्रयास करना है, वो लिविंग वेजेस मिले इसके लिए करना है, लिविंग वेजेस। लेकिन न्यूनतम तो मिले ही, इसकी तो व्यवस्था करनी ही है। इसीलिए उपयुक्त विधान यानी मिनिमम वेजेस एक्ट बनाया, ठीक है ना, उपयुक्त विधान बनाया। अच्छा, क्या क्या मिले? काम, निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर। शिष्ट जीवन स्तर उपलब्ध कराने के लिए उपयुक्त विधान, आर्थिक संगठन, इनके माध्यम से भी उपलब्ध कराया जा सकता है। तो शिष्ट जीवन स्तर वेतन देने से भी मिलेगा, ठीक है ना। अब वेतन मानिए हम न्यूनतम ही दे सकते हैं, ठीक है, न्यूनतम ही दे सकते हैं। अब यूनिट हम बंद कर दें तो विकास रुकता है। हम क्या करेंगे? न्यूनतम तो आप देंगे, ठीक है, और वहां हम सीएसडी कैंटीन खोल देंगे, ठीक है। एक आर्थिक संगठन वहां बनाएंगे, आर्थिक संगठन बनाने की सुविधा कर्मकारों को दे देंगे कि अगर भाई तुम लोग अपनी कैंटीन खोल लो अपने लिए, तो हम उस पर सेल टैक्स, जीएसटी, ठीक है, ये कुछ नहीं लेंगे, ठीक। तुम वहां से सामान ले लो रोजमर्रा का, भाई न्यूनतम तो ये तुम्हें दे देंगे, ठीक है, और मार्केट से खरीदोगे तो ये सारे टैक्स लग के उस कमोडिटी की चीज वो महंगी हो जाएगी, ठीक है ना। मार्केट में हम तुम्हें वही उपलब्ध करा दे रहे हैं, ठीक है, तो सस्ती हो गई तो तुम्हारा न्यूनतम में ही काम चल जाएगा, ठीक है। तो अन्य आर्थिक संगठन इस ढंग से भी शिष्ट जीवन स्तर को उपलब्ध कराने का राज्य प्रयास करता है, और ये किए जा रहे हैं। ये अब आपको ये दिखा रहे हैं कि समाज में जो कुछ हो रहा है वो सब कानून के मुताबिक ही हो रहा है। आपको कानून नहीं पता है, इसलिए आपको लगता है कि जो कुछ हो रहा है वो दयावश हो रहा है। पेंशन ये देनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि शिष्ट जीवन स्तर इसमें शामिल है। जब वो बुढ़ापा आएगा तो कहां जाएगा? डीएस नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें कहा है कोर्ट ने कि पेंशन कोई आपके द्वारा की गई कृपा नहीं है, जो उसका अधिकार है कि उसने अपनी जवानी में आपके लिए काम किया। उसने कहा, कोर्ट ने कहा कि पेंशन कृपा नहीं है, बल्कि पूर्व में की गई सेवाओं का परिणाम है, और यह पाना उसका अधिकार है, ठीक है, क्योंकि ये नियोजन संबंधी मामला है, ठीक है। अनुच्छेद 16 को उन्होंने पढ़ा है 43 के साथ, ठीक है। तो राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में जो, ठीक है, तत्व वर्णित हैं, वे मूल अधिकारों को पैदा करने के लिए, ठीक है, मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए और मूल अधिकारों पर युक्ति संगत प्रतिबंध लगाने के लिए जैसी आवश्यकता हो उस हिसाब से उपयोग किए जाने, ठीक है ना। तो राज्य इसकी व्यवस्था करेगा, और साथ में उन्होंने कहा क्या करेगा? विशिष्टतया ग्रामों में कुटीर उद्योगों को वैयक्तिक या सहकारी आधार पर, यानी गांव में कुटीर उद्योग स्थापित हो, और कैसे स्थापित हो? इंडिविजुअल नहीं, ठीक है, तो सहकारी आधार पर स्थापित हो। हालांकि इंडिविजुअल भी स्थापित हो तो भी चलेगा, क्योंकि उन्होंने दोनों बातें कही। विशिष्ट ग्रामों में कुटीर उद्योगों को वैयक्तिक, चाहे आदमी इंडिविजुअली गांव में उद्योग लगाए या सहकारी आधार, लेकिन सहकारी आधार पर लगे तो ज्यादा फायदा है, क्योंकि उसके मालिक गांव के प्रत्येक निवासी होगा, और जब प्रत्येक निवासी मालिक होगा तो उसके प्रमोशन के लिए अच्छे ढंग से काम करेगा,
लेकिन अगर कोई इंडिविजुअली भी लगा रहा है तो गांव में रोजगार का अवसर पैदा हो रहा है, तो आप कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देंगे। इसीलिए आप देखेंगे जब जडे हम लोग देखते हैं तो जडे में वो कहता है कि गांव के तालाब हैं वो मत्स्य पालन के लिए, ठीक है, ठेके पर दिए जा सकते हैं, लेकिन ठेके पर किन्हें दिए जाएंगे उसका एक वरीयता क्रम उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा सबसे पहले मछुआ समुदाय को दिए जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उसका जीवन जो है उसी पर निर्भर है सबसे पहले। और मछुआ समुदाय में भी मछुआ समुदाय की कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो उसे देंगे, ठीक है। सबसे पहले मछुआ समुदाय की भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो उसे, कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं तो इंडिविजुअली मछुआ समुदाय को। मछुआ समुदाय और कोऑपरेटिव सोसाइटी दोनों नहीं है तो जिसने कृषि बागवानी या मत्स्य पालन में कोई डिग्री ले रखी है, डिप्लोमा ले रखा उसे, ठीक है। ऐसे एक प्रायोरिटी क्रम दे रखा है ताकि सहकारी आधार पर, ठीक है, वहां अब जैसे स्वयं सहायता समूह गांवों में बनाए हैं, ठीक है, वो स्वयं सहायता समूह सहकारी आधार पर, ठीक है, उद्योग चलाते हैं और उनको शासन सहायता देता है। इंडिविजुअली भी चलेगा तो भी गांव सशक्त होगा, देश सशक्त होगा। तो ये आपका 43 में राज्य की नीति का निर्देशक तत्व है, ठीक है। 43 कहता है ए, उद्योगों के प्रबंध में, 43 ए और 43 बी को पूछते हैं, ठीक है। कहता राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों, स्थापनों या अन्य संगठनों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान द्वारा या किसी अन्य रीत से कदम उठाएगा, ठीक है। भाग लेना सुनिश्चित करना है उद्योगों के प्रबंध में, ठीक है, कि कर्मकार भाग ले उद्योगों के प्रबंध में। यह नहीं कहा है कि उद्योग में या उद्योग के स्वामित्व में कर्मकार की भागीदारी हो, स्वामित्व में नहीं, क्योंकि फिर तो इंडस्ट्रीज क्यों लगा लेगा इंडस्ट्री, चलो सरकार लगा भी ले, ठीक है, लेकिन इंडस्ट्रीज क्यों लगाएगा। और यहां तो उद्योग कहा, उद्योग में तो इंडस्ट्रीज का इंडस्ट्री वो भी आएगी और सरकार की आएगी वो भी। और सरकार की इंडस्ट्री में भी अगर कर्मकार भाग लेने लगे तो मनुष्य ही तो होंगे कर्मकार, देवता तो होंगे नहीं, ठीक है। हमारे साथ सबसे बड़ी तो दिक्कत यह है कि हिंदुस्तान में सबको देवता बहुत जल्दी मानते हैं। उन्होंने कहा सेना देवता है, जरा एक बार सेना के लोगों के साथ ट्रेन में सफर कर लेना, सारी गलतफहमी तुम्हारी दूर हो जाएगी कितनी देवता होती है सेना, ठीक है। वो लिखते ना चूतिया टाइप के लोग, जय हिंद की सेना, हम भी कहते हैं, सबको कहना भी चाहिए, लेकिन देवता के भाव में नहीं। अगर देवता मानते हो तो एक बार जरा उनके साथ ट्रेन में सफर कर लेना, सारी गलतफहमी ही दूर हो जाएगी, पता लग जाएगा कितने देवता हैं, ठीक है। तो कृषक मजदूर कोई देवता नहीं है, सब मानवीय कमजोरियों से युक्त है। तो अगर उद्योग के प्रबंध में कर्मकार भाग लेगा, उद्योग के प्रबंध में नहीं, उद्योग के स्वामित्व में, तो अपनी ही छुट्टी रोज कर लेगा, उद्योग हो जाएगा चौपट, ठीक है। आप जब बहुत छोटे रहे होंगे तो कानपुर में एक ऊन बनती थी लाल इमली, प्रसिद्ध थी वो, हम तब छोटे थे, लाल इमली की ऊन। सारा कानपुर का इंडस्ट्री ही बंद हो गई क्योंकि उद्योगों में उस समय कम्युनिज्म का ज्यादा बोलबाला था, तो उद्योगों में उद्योगपतियों पर खूब प्रतिबंध लगाए गए। अंततः परिणाम यह निकला कि पूरी लाल इमली की इंडस्ट्री बंद हो गई, कुछ न हुआ, ठीक है। तो हर चीज की एक सीमा होती है, तो ये उद्योग के प्रबंध में उनकी भागीदारी हो, ये ठीक है, लेकिन किस तरह हो यह सोचने का काम कार्यपालिका और विधायिका को दिया। इससे पहले कार्यपालिका ने जो किया उसके परिणाम यह है कि इंडस्ट्री बंद हो गई। उपयुक्त तो विधान द्वारा, हाँ ये ठीक है, ट्रेड यूनियन बनेगी, उसका ठीक है, ट्रेड यूनियन एक्ट बने हुए हैं, सारी चीजें हैं, ठीक है। तो यूनियन क्या करती है, उद्योग के प्रबंध में भागीदारी करती है, ठीक है। प्रबंध आप ये करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये करेंगे तो हम हड़ताल करेंगे, ये करेंगे, ठीक है। तो उद्योग के प्रबंध में भागीदारी ये कैसे मिले, ये सोचने का काम कार्यपालिका और विधायिका का है। वे उपयुक्त विधान द्वारा या अन्य तरह से सुनिश्चित करेंगे कि कर्मकार प्रबंध में भाग ले, स्वामित्व में भागीदारी नहीं। या स्वामित्व में भागीदारी हो सकती तो हो, उसमें बुराई नहीं है, लेकिन प्रबंध में भागीदारी आप देंगे और कैसे मिलेगी ये सोचना आपका काम है, ठीक है ना। ऐसे ही कहता है
सहकारी समितियों का संवर्धन, ये खूब पूछते हैं किस संविधान संशोधन से आया, तो आप देखेंगे 97वां 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इसके माध्यम से अनुच्छेद 19 को भी अमेंड किया था और यहां भी 43 बिल आए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब पूछते हैं। राज्य सहकारी सोसाइटियों की स्वैच्छिक विरचना, उनके स्वशासी कार्यकरण, लोकतांत्रिक नियंत्रण और वृत्तिक प्रबंधन का संवर्धन करने का प्रयास करेगा। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसके संबंध में और शेष पर बात कल कर लेंगे। समय समाप्त हो रहा है, बाकी बात कल करेंगे।